आज के इस सभा में मौजूद हमारे TUCC के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तराखंड के प्रभारी साथी हंसराज अकेला जी, इस सभा के आयोजक उत्तराखंड के सन्निर्माण भवन एवं कामगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष नवीन जी और विभिन्न जिलों से आए हुए हमारे साथियों, आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं कुछ परम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। और जो ये उद्देश्य है जिसके लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, उसका कुछ काम आप लोग कर रहे हैं, लेकिन कोई भी कार्य तब तक पूरी तरह से सफल नहीं माना जाता जब तक उस कार्य का निष्पादन आपकी इच्छा के अनुरूप न हो जाए या जब तक आप अपने उद्देश्य की प्राप्ति न कर लें। इसलिए विभिन्न तौर तरीकों से सुसज्जित होकर के जब व्यक्ति अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मैदान में उतरता है तो सफलता उसे ज़रूर मिलती है। और हम लोग जिस आदर्श को लेकर पूरे राष्ट्र में कामगारों के अधिकार की रक्षा के लिए, असंगठित मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा दिलाने के लिए, देश में कामगारों की तकदीर को बदलने के लिए और उसके साथ साथ भारत के नवनिर्माण के लिए जिसके आदर्शों पर हम चलते हैं, वो महान पुरुष नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनकी 125वीं जयंती अभी कुछ दिन पहले आपने मनाई है, पूरे देश ने मनाई है। भारत सरकार, विभिन्न राज्य सरकारें, और चूँकि हम उनके आदर्श पर ही अपने संगठन को चलाते हैं, उनका जो राजनैतिक दर्शन है उसी को अपना दर्शन मानते हैं, उनका जो राष्ट्र के प्रति वफादारी है, राष्ट्र प्रेम है, उसको ही हम अपना दिशा निर्देश मानते हैं। तो आज नेताजी सुभाष की इस 126वीं वर्षगांठ मनाने के बाद जब हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं तो निश्चित रूप से आपको ये समझने की ज़रूरत है कि हमारा केंद्रीय महासंघ जिस उद्देश्य पर या जिस दर्शन को लेकर के आगे बढ़ रहा है, वो दर्शन नेताजी सुभाष का है, जहाँ राष्ट्रवाद ही हमारा प्रधान बिंदु है। और राष्ट्रवाद के साथ साथ हम जाति धर्म से अलग एक ऐसे समाज के निर्माण की बात कहते हैं जहाँ हम सबको बराबर का दर्जा देंगे, महिला पुरुष की गैर बराबरी नहीं होगी, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर कोई गैर बराबरी नहीं होगी, और हम समाज में सबको स्थापित करेंगे। खास करके हमारा संगठन, चूँकि हम कामगारों के हित में काम करते हैं, तो इसलिए इस राष्ट्र में जो 54 करोड़ 92 लाख हमारे कामगार हैं, संगठित क्षेत्र में या असंगठित क्षेत्र में, उनकी जीवन दशा को सुधारने के लिए और उनके समाज में उनके दायित्व को और मजबूत करने के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए हम लोग काम करेंगे। ये हमारा एक बृहत उद्देश्य है जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपने राजनीतिक दर्शन में आज़ादी के आंदोलन के समय बहुत बार कहा है। उनकी पुस्तकों को अगर आपको पढ़ने का मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से आपको और जागरूकता मिलेगी और आपको जानकारी होगी। आज इस सभा को करने के पीछे 2-3 मकसद थे हमारे। हम ये जानना चाहते थे कि हमारे उत्तराखंड में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। उत्तराखंड एक तपोभूमि है, ऋषियों की भूमि है और एक ऐसा उद्गम स्थल है जिसको पवित्रता का अध्याय माना जाता है। गंगोत्री जमुनोत्री से निकल करके माँ गंगा की अविरल धारा इसी भूमि से प्रवाहित होकर के पूरे
देश के मुनियों की एक सार्थकता को दर्शाती है और राष्ट्र के चिंतन को, राष्ट्र की संस्कृति को एक पहचान देती है। आज उसी तपोभूमि में खड़े होकर के जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये सोच करके आपसे हम बात कर रहे हैं कि भविष्य में इस तपोभूमि के विभिन्न इलाकों में जो कामगारों की दशा है और दिशा है उसको बदलने में आपकी क्या भूमिका हो सकती है और उसको बदलने में हम अपनी तरफ से आपको क्या मदद कर सकते हैं। साथियों, कोई भी समाज का 3 बड़ा विशिष्ट पहलू होता है। वो जो 3 विशिष्ट पहलू है उसमें पहला पहलू होता है स्वयं, हम। जब आप सोचते हैं तो आप अपने पर पहले विचार करते हैं, हमारी आवश्यकताएं क्या हैं, हम उन आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करेंगे और हमारी सोच क्या है और हम अपनी आवश्यकताओं के अलावा और क्या काम करेंगे। दूसरा है समाज। स्वयं की पूर्ति करने के बाद निश्चित रूप से मानव जीवन में हमको मानव की सेवा करने के लिए बहुत सारी सुविधाएं और साधन प्रकृति ने प्रदान किए हैं। उन साधनों का उपयोग करके हम मानव की सेवा कैसे करेंगे। बहुत तरह से सेवा है। कुछ लोग आध्यात्म के माध्यम से मानव सेवा करना चाहते हैं, कुछ लोगों को रोजगार देने के नाम से मानव सेवा करते हैं, कुछ लोग गरीबों को दान दे करके मानव सेवा करते हैं, कुछ लोग लोगों को आर्थिक सहायता करते हैं। विभिन्न माध्यम हैं। हम जो मानव सेवा करना चाहते हैं वो ये करना चाहते हैं जो कामगार वर्ग है, जो सबसे समाज का पिछड़ा तबका है, जो समाज का सबसे निपीड़ित तबका है, उस तबके को सामाजिक मर्यादा दिलाना, उसका जो अधिकार है वो उसको दिलाना। एक मजदूर किसी जगह पर अगर काम करता है तो उसको न्यूनतम वेतन मिलता है कि नहीं, उसकी दिहाड़ी सही उसको मिलती है कि नहीं, उसके जीवन में जो पैसा वो कमाता है उसके माध्यम से उसके परिवार का भरण पोषण होता है कि नहीं, और वो मजदूर अपने बच्चों को शिक्षा दे पा रहा है कि नहीं, अपने बच्ची की शादी कर पा रहा है कि नहीं, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा कर पा रहा है कि नहीं, अपनी पत्नी की अगर तबीयत खराब हो जा रही तो उसका इलाज कर पा रहा है कि नहीं। ये तमाम जो गरीबी से जूझती हुई जो समस्याएं हैं समाज के सबसे निचले वर्ग के लोगों की, उन समस्याओं के समाधान का काम करने के लिए ही हम लोग श्रमिक वर्ग में काम करते हैं, श्रमिक अधिकार के नाम पर काम करते हैं। और आज जब आपने अपने स्वयं की विचार कर ली और समाज का विचार कर लिया तो आप ये सोचते हैं कि भाई साधन कहाँ। साधन कई तरह के होते हैं। एक तो साधन में होता है संसाधन। संसाधन आदमी इकट्ठा कर लेता है। संसाधन के साथ होता है माध्यम। माध्यम क्या होगा, किसके माध्यम से हम समाज की सेवा करेंगे। तो आज जब हम चर्चा करते हैं कि ये माध्यम क्या होगा, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म जरूरी होता है। वो प्लेटफॉर्म हमारे ट्रेड यूनियन का। हम यूनियन बनाते हैं, लोगों को यूनाइट करते हैं, पहले उनको एकीकृत करते हैं, उसके बाद उनको ऑर्गेनाइज करते हैं, संगठित करते हैं, और संगठित करने के बाद उनको यूनियनाइज करते हैं, संघबद्ध करते हैं। तो एक एक सीढ़ी है। जैसे आप किसी स्कूल में पढ़ने जाते हैं, बच्चे पहले प्राइमरी पढ़ते हैं, फिर हाई स्कूल में जाते हैं, फिर सेकेंडरी में जाते हैं, फिर ग्रेजुएशन करते हैं। ठीक उसी तरह से यूनियन करने के भी तरीके वही हैं कि पहले हम लोगों को यूनाइट करते हैं। लोगों को यूनाइट कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है? जब हम देखते हैं कि एक विशेष समस्या लोगों के सामने है, उस समस्या को सामने रख करके लोगों को एकत्रित करते हैं, उनको समझाते हैं कि तुम्हारी इस समस्या का समाधान कैसे हो सकता है। उस समस्या का समाधान करने के लिए हम फिर उनको ऑर्गेनाइज करते हैं, संगठित करते हैं कि आप लोग सब लोग संगठित हो जाइए तो हम लोग मिल करके इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। और संगठित करने के बाद फिर उनको संघबद्ध करते हैं। संघबद्ध करके उसकी एक रूपरेखा तैयार करते हैं कि क्या क्या हमें करना है, कैसे करना है और किस रास्ते से करना है, जिसको हम अगर अंग्रेजी भाषा में परिभाषित करें तो हम कहते हैं मीन मीडियन मोड क्या होगा। यह हम तैयारी करके फिर काम के आगे उतरते हैं।
तो ये थोड़ा सा फिलॉसफिकल ढंग से हमने आपको समझाया। मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत भूल चूक हो सकता हो, लेकिन बहुत आप लोगों ने समझा होगा चीज़ों को। अब इस माध्यम से जब संगठन के काम में आप उतरे हैं तो आप निश्चित रूप से जहाँ भी काम कर रहे हैं, छोटी जगह काम कर रहे हैं, बड़ी जगह काम कर रहे हैं, ब्लॉक में काम कर रहे हैं, जिले में काम कर रहे हैं, राज्य में कर रहे हैं, केंद्र में कर रहे हैं, काम सबका एक जैसा ही है, केवल जिम्मेदारियां अलग अलग हैं। आप छोटे स्तर पर काम कर रहे हैं, हम बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं। एक बीडीओ जो होता है वही प्रमोट होकर एडीएम होता है और बाद में प्रमोटेड आईएएस बन के वही कलेक्टर भी बन जाता है। ठीक उसी तरह से एक ब्लॉक में एक कार्यकर्ता है जो काम करता है, वही बाद में प्रमोट होकर जिलाध्यक्ष बनता है और उसी में से निकल करके कोई प्रदेश का अध्यक्ष बनता है और वहीं से निकल करके कोई केंद्रीय स्तर पर भी जाता है। हमने भी जब अपना जीवन शुरू किया था 1981-82 में, तो हमने भी एक यूनियन की कमेटी से शुरू किया था। मैं एक यूनियन की कमेटी का मेंबर हुआ करता था। वहाँ से शुरू करके आज 40 साल में हम इस जगह पर पहुँचे। तो मेरा ये कहना है कि जब आप काम करते हो, दो चीज़ों का ध्यान आपको रखना है। जो भी काम करो आप, अपने काम में ईमानदारी होनी चाहिए। आधे घंटे आप काम करो, 1 घंटे आप काम करो, जितना देर आप समय दो संगठन के लिए, उतने में आप ईमानदार रहो। ईमानदारी का मतलब कि जब सेवा भाव से आप संगठन के लिए काम कर रहे हो, तो जितना समय आपने दिया, आप ये समझ लो कि संगठन के जो मूल उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही हम काम करेंगे। वहां हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं साहब यहां हमारा अपना एजेंडा भी लागू हो जाए। नहीं, जब संगठन के लिए हम काम करेंगे तो संगठन का जो एजेंडा है हम उसी के लिए काम करेंगे और उसको पूरा करने के लिए ही हम अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। और दूसरा उद्देश्य, जो हमारा उद्देश्य है कि हमारा जो, जैसे आप निर्माण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो निर्माण के क्षेत्र में निश्चित रूप से आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कौन कौन लोग हमारे निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले हैं। आप जानते ही हैं कि भट्टा मजदूर से लेकर के आपके बालू खदान में काम करने वाले मजदूर, मनरेगा में काम करने वाले मजदूर, आपके राजमिस्त्री, आपके हेल्पर, वार वाइंडर, मार्बल मिस्त्री, कारपेंटर, बढ़ई, लोहार, कुम्हार, ये जितने भी आ रहे हैं, ये सब आपके निर्माण मजदूर में आ रहे हैं। तो ये सेक्टर आपको समझ में आ गया। समस्याएं भी उनको आपको पता है। समस्याओं का मतलब क्या है कि जैसे बहुत जगह निर्माण मजदूरों को मिनिमम वेज नहीं मिलती। जो घरों में काम कर रहे हैं वहाँ तो थोड़ी सी समस्या है, क्योंकि लोगों से आपको जूझना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए कोई सड़क निर्माण हो रहा है, कोई भवन निर्माण हो रहा है सरकारी, कोई प्राइवेट का कोल्ड स्टोरेज बन रहा है, कोई प्राइवेट का मॉल बन रहा है, कोई शॉपिंग कम्प्लेक्स बन रहा है, कहीं बड़ी बिल्डिंग बन रही है, इमारत बन रही है, वहाँ आप जा करके देख सकते हैं। लोग ये सोचते हैं कि ट्रेड यूनियन करते हैं तो भाई हमारा सामाजिक काम है, हमारा कोई दायित्व तो नहीं है। लेकिन आज चूंकि बहुत अरसे से काम करने के बाद हमारे अध्यक्ष जी भारत सरकार का जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड है उसके सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर हैं, तो एक इतनी बड़ी पदवी उनको मिली है और उन्होंने हर राज्य में अपने प्रतिनिधि नियुक्त करना शुरू किए हैं। आज अगर प्रतिनिधि का पत्र लेकर नवीन जी आपके अपने 4 साथियों को, प्रशासन को सूचना कर दे कि भाई हमारे अध्यक्ष की तरफ से हमें, हमारे मेंबर साहब की तरफ से निर्देश आया है कि यहाँ जो है मिनिमम वेजेज नहीं मिल रही है, हम आज इसका इंस्पेक्शन करने जा रहे हैं, हमको रिपोर्ट देनी है अपने मेंबर्स को, ठीक है। वो अगर प्रशासन को लेकर के चले जाए, वहाँ पूरा हड़कंप मच जाएगा। और वो ये नहीं कहेंगे कि मैं रिपोर्ट करूंगा, वो कहेंगे भाई हम मेंबर ने हमसे रिपोर्ट मांगा कि हमारे पास कंप्लेन आई है, मैं आ रहा हूँ, जो देखूंगा वही मैं उनको रिपोर्ट करूंगा, पूरा हड़कंप मच जाएगा। एक आध बार अकेला जी को लेकर के भी आप बड़े जगह पर चले जाइएगा तो जो ठेकेदार हैं वो डर जाएंगे। इससे क्या होगा, हमारा काम किसी की रोजी रोटी या ठेकेदार पैसा कमा रहा है तो उसमें हमारी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमें आपत्ति यह है कि हमारे मजदूर का जो वाजिब हक है उसका शोषण नहीं होना चाहिए, उसमें कोई कटौती नहीं होना चाहिए। वर्क ऑर्डर के अनुसार जो उसका मिनिमम वेजेज फिक्स है या इस राज्य की सरकार का जो मिनिमम वेजेज है वो हमारे मजदूर को मिलना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 क्या है, हमारा काम ये भी है देखने का कि जहां जहां बिल्डिंग, भवन निर्माण ये सब काम चल रहे हैं उनका सेस का पैसा इकट्ठा होकर राज्य सरकार के पास जमा हो रहा है कि नहीं। अगर राज्य सरकार के पास वो पैसा नहीं जमा होगा तो कल को जो आपको सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं में आपको लाभ मिलना है वो लाभ कहां से मिलेगा। जिनके पास पैसे हैं वो अच्छा लाभ दे रहे हैं,
भारत में सारे राज्यों में अलग अलग योजनाएं चल रही हैं, अलग अलग तरीके से लोगों को लाभ मिल रहा है। दिल्ली में बहुत सारा लाभ मिल रहा है, बहुत ज़्यादा लाभ मिल रहा है। जो बच्चे पढ़ लिख रहे हैं उनको मतलब 10,000 रुपया महीना से लेकर के 5 लाख तक की सहायता दे रहे हैं वो, तो उनके पास बहुत फंड है। तो उन्होंने उनके, चूंकि बिल्डिंग वहाँ पूरा मॉनिटरिंग हो रही दिल्ली में, तो उनके फंड्स काफ़ी हैं, मॉनिटरिंग आपको करनी पड़ेगी। अगर आप लोग ये भरोसे बैठ जाएं कि सरकारी बाबू लोग जो जमा करवा देंगे हम तो उसी सहारे बैठे हैं, तो ये नहीं हो सकता। हमारे देश की में बड़ी विचित्रताएं हैं, बड़ी विविधताएं भी हैं। तो इसका एकमात्र फार्मूला यही है कि आपको भी निगरानी रखनी पड़ेगी। एक ट्रेड यूनियन को भी ये राइट है। आप सेक्शन 41 से लेकर 49 पढ़ लीजिए, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क वेलफेयर बोर्ड का, उसमें आपको भी प्रोविजन है कि आप चाहें तो किसी स्पॉट पर जाकर के चेकिंग कर सकते हैं और कह सकते हैं कि आप ये चीज हमारी नहीं कर रहे हैं एज पर एक्ट। लेकिन साथियों, ये काम करने के लिए आपको कानूनी रूप से तैयार रहना पड़ेगा। आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी कि कानून में क्या क्या प्रोविजन है। जब आप उसकी पूरी तैयारी करके उतरोगे, एक तरह का युद्ध है ना, सामाजिक युद्ध है। यहां आपको बम पिस्तौल से नहीं लड़ना है, लेकिन सामाजिक युद्ध में भी आपके पास असलहे होने चाहिए। कौन से असलहे? कानून की जानकारी। जितना आप कानून के बारे में दक्ष रहेंगे, जितना आप समझेंगे क्या क्या अधिकार आपके हैं और क्या क्या आप ले सकते हैं, उतना ही आप उनसे फाइट कर सकेंगे। और उसमें इतना बढ़िया प्रोविजन है कि अगर आप चाहो तो आपको किसी वकील की जरूरत नहीं है। मिनिमम वेजेज के लिए किसी भी एम्प्लॉयर के खिलाफ आप कोर्ट में जाके मुकदमा कर सकते हो, कोई वकील की जरूरत नहीं है। हमारा ट्रेड यूनियन का लीडर ही खड़ा होकर बोलेगा साहब ये मिनिमम वेजेज नहीं दे रहे हैं, हमारे इतने मजदूर हैं, इनका मिनिमम वेजेज नहीं दे रहे। 2-4 जगह आपने मुकदमा कर दिया इस तरह का, हड़कंप मच जाएगा और सारे जगह लोग मेंबर आपके बनेंगे। तो इससे 2 चीज होती है। एक तो यह होता है कि मजदूर का अधिकार हमने दिलाया, और दूसरा यह होता है कि हमने अपने संगठन का विस्तार किया। तो यह एक रणनीति होती है जिसको बना करके आपको आगे बढ़ना पड़ता है। अब आपको अपने हिसाब से सोचना है कि कैसे आपको आगे बढ़ना है। अब आजकल क्या हुआ कि एक दूसरा मामला भी बड़ी तेजी के साथ चल रहा है। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आप लोगों को बता रहे थे कि असंगठित मजदूरों के लिए भारत सरकार ने पिछले 24 अगस्त को ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया है। अब ये जो ई श्रम पोर्टल लॉन्च हुआ है, उसमें हम पूरे देश में TUCC की तरफ से हम पूरी मुस्तैदी के साथ हर जगह अपने लोगों को रजिस्टर करवा रहे हैं। और इस रजिस्ट्रेशन के लिए TUCC ने एक टारगेट दिया है, मिशन 2022। मिशन 2022 में हम लोगों का टारगेट है कि हमें 1 करोड़ की सदस्यता करनी है पूरे देश के अंदर। और इस 1 करोड़ को करने के लिए पिछले लखनऊ में जो हमारी सेंट्रल कमेटी की बैठक हुई थी, उसमें हमने हर राज्य को टारगेट दिया हुआ है। उत्तराखंड को भी टारगेट दिया हुआ। कितना है नवीन जी? 2 लाख? 2 लाख? 1 लाख ही है? नहीं, 2 लाख बढ़ाया गया था। 1 लाख नवीन जी ने कहा था, 2 लाख हमने कर दिया था। तो 2 लाख का टारगेट है उत्तराखंड में। 2 लाख सदस्यता करनी है उत्तराखंड में। 2 लाख सदस्यता करने के लिए अगर सिंटू जी चाहे या नवीन जी चाहे अकेले कर लें, इट्स नॉट पॉसिबल। सबको मिलके करना है, टारगेट के हिसाब से करना है, परिस्थिति के अनुसार करना है और हर जगह करना है। इस टारगेट को पूरा करने के लिए मिशन मोड में आपको काम करने की जरूरत है। जिसके पास जितना समय हो, मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी आजीविका को छोड़ करके संगठन का काम करें, नहीं। समय बदला है, ट्रेड यूनियन की कार्यशैली भी बदलनी चाहिए। अगर समय के अनुसार आप गर्मी में कुर्ता पैजामा हल्का पहनते हो और जाड़े में स्वेटर पहनते हो, जैकेट पहनते हो, ठीक उसी तरह से पिछले दिनों में जिस तरह से ट्रेड यूनियन के काम चलते थे, आज के समय उस तरह से नहीं चल सकते। समय के अनुसार आपको बदलना है। आपको अपनी आजीविका भी देखनी है और आपको अपने समाज को भी देखना है और आपको अपने संगठन को भी देखना है। इसलिए हमने कहा 3 सब पर ध्यान होना चाहिए: स्वयं, समाज, संगठन। स्वयं, समाज, संगठन। स्वयं माने आप और आपका परिवार, समाज मतलब मजदूरों का समाज, और मजदूरों का समाज के लिए अगर आपने अच्छा काम किया तो संगठन का विस्तार तो ऐसे ही हो जाएगा।
तो तीनों एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। इसलिए आपको ये तीनों चीज़ों पर फोकस रख करके काम को आगे बढ़ाना है। जितनी तेज़ी के साथ, जितनी मुस्तैदी के साथ आप इस काम को करेंगे, उतना ही जल्दी हम लोग इस टारगेट को रीच करेंगे। साथियों, अब यह है कि इस काम को करने में जैसे असंगठित मजदूरों के लिए भी यूनियन का काम, अभी तक मैं निर्माण की बात कर रहा था, अब ये जो 24 अगस्त को भारत के माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने जो लॉन्च किया, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि देश के हर गरीब वर्ग को बिना किसी बिचौलिए के हम सारी सुविधाएं प्रदान करें। हम भी यही चाहते हैं, लेकिन हमारे देश की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था हो सकता न चाहती हो। तो हमें सुविधा लेना है या हमें अपने मेंबरों को यह सुविधा दिलवाना है, हमारे समाज के लोगों को यह सुविधा दिलवानी है, तो इसके लिए हमें एक्टिव होना पड़ेगा। सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है, सरकार तो सरकार है, लेकिन हमको भी अपना काम करना पड़ेगा। हम सरकार के भरोसे अगर बैठ जाएं कि सरकार ही हमारी सारी समस्या का समाधान करेगी, ऐसा नहीं हो सकता। हम भी इस देश के जिम्मेदार नागरिक हैं, हम भी इस देश के एक राष्ट्रवादी आजादी के महानायक के आदर्श पर चलने वाले एक सैनिक हैं। हम नेताजी सुभाष के विचारधारा को लेकर चलने वाले एक सैनिक हैं। इस परिस्थिति में हम ये कह के नहीं बैठ सकते कि सरकार जो कर रही है हम उसके भरोसे बैठ जाएं। इसलिए हमें सक्रिय होना है। सरकार जो कर रही करेगी। तो सरकार ने जो कहा है, सरकार का ये कहना है कि 400 कैटेगरी के लोग, रिक्शा चलाने वाले, ठेला चलाने वाले, सब्जी बेचने वाले, आपके दुकानों में काम करने वाले, मॉल्स में काम करने वाले, पल्लेदारी करने वाले, रोज दिहाड़ी करने वाले मजदूर, मोची, लोहार, बढ़ई इत्यादि इत्यादि सारे लोग, 400 कैटेगरी के लोग, वो सब असंगठित मजदूर में शामिल हैं। और उनको अगर ई श्रम पोर्टल पर हमने रजिस्टर्ड कर दिया तो आज के दिन में सबसे पहले प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना का लाभ उनको मिलेगा। किसी के घर में कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसको 2 लाख रुपया का मुआवजा तुरंत मिलेगा। अगर मृत्यु हो गई और कोई दुर्घटना हो गई केवल, तो 1 लाख का मुआवजा मिलेगा। और सरकार ने अभी तक आपको फ्री दिया हुआ है, कोई प्रीमियम नहीं लग रहा है आपका, फ्री ऑफ कॉस्ट ये कार्ड बनना है। अब हमारी रणनीति क्या होगी? हमने अपनी सेंट्रल कमेटी में एक रणनीति बनाई थी कि भाई देखिए, मजदूर को अगर, अब सरकार ने क्या कहा है, सरकार ने कहा कि जितने भी सीएससी सेंटर हैं, सीएससी सेंटरों को कह दिया कि भैया आप ई श्रम का कार्ड बनाओ, और सरकार जितने भी कार्ड उनके आईडी में बनेंगे 20 रुपया पर मेंबर को दे रही है सरकार। लेकिन अगर हम सीएससी सेंटर के भरोसे मजदूरों को छोड़ देंगे तो क्या होगा? सीएससी सेंटर वाले अपना कार्ड बनाए, अपना लैपटॉप उठाए चले गए, हरिद्वार से गए, किसी गांव में बनाया 50 लोगों का, आ गए वापस हरिद्वार। अब कल को वहां कोई घटना घट जाए तो वह मजदूर किसके पास जाएगा? प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना का लाभ लेने के लिए। इसलिए हमने रणनीति ये तय की कि हमारा अपना यूनियन होगा जो पहले लोगों को मेंबर बनाएगा, और मेंबर बना करके फिर सीएससी के साथ बात करके या जो श्रम प्रवर्तन अधिकारी हैं उनके साथ बात करके आप कैंप लगाएंगे और वहां फ्री ऑफ कॉस्ट उनका कार्ड भी बन जाएगा। तो एक तो आपके संगठन के साथ वो जुड़ गया व्यक्ति, और दूसरे उसका ई श्रम पोर्टल पे कार्ड भी बन गया। तो दोनों ही लाभ हो गया कि श्रम पोर्टल पर फ्री ऑफ कार्ड उसका कार्ड बन गया, और आपका मेंबर हो गया तो आपसे कनेक्ट हो गया, आपके परिचय हो गए। उसके पास ये रहेगा कि भैया कल को कोई परेशानी होगी तो इस नंबर पर फोन करके हम बात करेंगे और उनके पास जाएंगे, वो हमारी समस्या का समाधान करेंगे। तो कनेक्टिविटी बहुत ही जरूरी है, और ये कनेक्टिविटी अगर आप करेंगे, मुझे जहां तक जानकारी है तो शायद नवीन जी ने काम शुरू भी किया है। उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी तेज़ी के साथ ये काम चल रहा है। मतलब देश के करीब 13-14 राज्यों में टीयूसीसी के जो राज्य के पदाधिकारी हैं वो पूरी मुस्तैदी के साथ इस काम में लगे हुए हैं, और इसका टारगेट हमने आपका 2 लाख रखा है। उत्तराखंड में 17 लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई अधिकार नहीं है, वो दिहाड़ी के मजदूर हैं। 17 लाख,
हमने केवल 2 लाख आपको कहा है मेंबर करने के लिए, और आपकी जो ताकत है आराम से आप उस काम को कर सकते हैं। लेकिन यह है कि आपको सक्रियता के साथ उस काम में लगना पड़ेगा और उनके साथ जुड़ना पड़ेगा। आप जैसे ही आप किसी के पास मेंबर करने जाएंगे, आप केवल पर्ची लेके चले जाएंगे, साहब आप हमारे मेंबर बन जाओ, तो वो सही नहीं है। आपको उसके साथ एक पर्चा छपवा के लेके जाना पड़ेगा। भाई ई श्रम पोर्टल में क्यों आना है, अगर आ गए तो उससे क्या बेनिफिट होगा, आएंगे तो हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, यूनियन में हमें क्यों मेंबर बनना है, ये सारी चीजें। मजदूर तो गरीब है ना, पढ़ा लिखा नहीं है, उसको जानकारी नहीं है इतनी। हर आदमी के घर में टीवी नहीं है, हर आदमी अखबार नहीं पढ़ पा रहा है। तो जो गरीब लोग हैं उनको उनके पास पहुंचने का सबसे बड़ा माध्यम होता है हैंडबिल। हम हैंडबिल छपवा के लेके जाएंगे, हिंदी में छोटा सा पर्चा। वो मजदूर अपने पढ़ेगा नहीं तो अपने बच्चों से कहेगा पढ़ के सुनाओ बेटा इसमें क्या लिखा हुआ है। अपने पढ़ सकेगा तो अपने पढ़ लेगा, अपने भी पढ़ लेगा तो पास को भी पढ़ाएगा। अरे देखो यार ये एक अच्छा चीज आया है, देखो तुमने किया कि नहीं किया, नहीं तो इनसे संपर्क करो। उसमें अपने अपने जिला अध्यक्षों के नाम, मोबाइल नंबर भी आप दीजिए, ताकि जिस जिले में वो मतलब एक ही हैंडबिल पूरे उत्तराखंड में चला गया, पीछे सारे जिलों में या ब्लॉक में जो लोग काम कर रहे हैं उनके नाम, मोबाइल नंबर हैं। जिस ब्लॉक में गया उस ब्लॉक वाले ने कहा अच्छा यार हमारे ब्लॉक का तो है, चलो इनको फ़ोन कर लगाओ। उनसे बात की, उनको बुलाया, मेंबरशिप की और ई श्रम पोर्टल का कार्ड बनवाया। अब आपको हम बताना चाहते हैं कि ये ई श्रम पोर्टल अभी आपको लग रहा है बड़ी आसान है। कल तक जब ये जो जनधन खाते खुलते थे तो लोगों को ये लगता था अरे ये कोई काम है जीरो बैलेंस का खाता खोलना। सरकार जब कहती थी तो लोगों को लगता था अरे ये तो ऐसे ही है। कुछ विरोधी पक्ष के लोग तो ऐसे ही कहते थे कि अरे इसका क्या होगा, खाता खोलना कोई काम हुआ क्या सरकार का। लेकिन जब लॉकडाउन पीरियड में 500-500 रुपये महिलाओं के खाते में आए तो बहुत जगह बैंकों में लाइन लग गई और बैंकों में खाता खोलने के लिए 2-3 हज़ार रुपया दे दिया लोगों ने। मैं आज आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूं कि आज जो ई श्रम पोर्टल का कार्ड आप फ्री में बना रहे हैं, 2022 के जून के बाद, 30 जून के बाद ये कार्ड आपको 500 रुपया दे के भी बनाना पड़ सकता है। और क्यों, अब आप सोच लीजिए, आज 2 स्कीम इसके साथ जुड़ी हुई है। अगले 2 सालों के अंदर विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये सारी चीज़ें, प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना, ये सारी चीज़ें इसके साथ इंटीग्रेट हो जाएंगी। और सरकार 2024 के पहले, ये चूंकि मैं पॉलिसी लेवल पर हूं भारत सरकार के, मुझे मालूम है कहां कहां क्या डिस्कशन चल रहे हैं। 2024 के पहले एक पेंशन भी अनाउंस करेगी सरकार असंगठित मजदूरों के लिए। तो जिन मजदूरों को आपने अपने अंदर समाहित किया, अपना मेंबर बनाया और ई श्रम पोर्टल में लाया, वो तो जीवन भर आपके आभारी रहेंगे। उनको आपने न्याय दिलाया, उनको समाज में खड़े होने की जगह दी उन्होंने, उनके बुढ़ापे का सहारा आप बने। तो ये काम कितना बड़ा सेवा भाव का काम है, उसके उद्देश्य के हिसाब से आपको करना है। इसीलिए हम लोग एक मिशन मोड में हैं। मिशन 1 करोड़ का टारगेट रख करके हम मैदान में उतरे हैं और पूरे जोशो खरोश के साथ देश के हर कोने में जहां भी हमारे लोग हैं हम प्रयास कर रहे हैं। जहां हमारे लोग नहीं हैं वहां नए लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तराखंड में भी जहां हम हैं, जहां हमारी ताकत है, हमारी मीन्स हमारे जो यूनियन की जहां ताकत है वहां तो हम काम करेंगे। जहां हमारी ताकत नहीं है वहां दूसरे यूनियन अगर काम कर रहे हैं उनको TUCC के साथ ले आइए, समझाइए, समझा करके ले आइए। नवीन जी की ये जिम्मेदारी बनेगी। ऑलरेडी नवीन जी इस पर काम भी कर रहे हैं। और उसी तरह से मान लीजिए कि नैनीताल क्षेत्र में, उधर जहाँ कुमाऊं गढ़वाल क्षेत्र में अगर आपके लोग नहीं हैं वहाँ भी कोई यूनियन को ले आइए। तो ये ला करके जब आप पूरे उत्तरांचल में आपकी पहुंच हो जाएगी हर जगह, तो एक ही इसी स्ट्रेटेजी के माध्यम से पूरे उत्तरांचल में 2 लाख लोगों को जोड़ना, सदस्य बनाना और उनका ई श्रम पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कराना आपके लिए एक बहुत ही आसान काम होगा। लेकिन साथियों ये समझ लीजिए कि आज का ये छोटा सा आपका प्रयास
जो ये छोटा प्रयास करके आप लोगों को जोड़ेंगे, यूनियन के अंदर लाएंगे, या इस छोटे प्रयास के माध्यम से जो लोगों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए आप आगे बढ़ेंगे, ये प्रयास इस राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ा बुनियादी कदम होगा। इस राष्ट्र के मजदूर वर्ग को समाज में स्थापित करने के लिए, इस राष्ट्र के गरीब वर्ग को सामाजिक सुरक्षा देने में और उनको एक अच्छी जिंदगी जीने में एक बहुत बड़ा कदम साबित होगा। इसलिए ये हमारा एक मिशन है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमेशा ये कहा करते थे कि राष्ट्र का निर्माण तभी माना जा सकता है कि जब एक गांव के कोने में बैठा हुआ व्यक्ति भी समाज का न्याय उसको मिले, सामाजिक सुरक्षा उसको मिले, जीने का बराबर का अधिकार उसको मिले और सारी वो सुविधाएं मिले जो समाज के अभिजात्य वर्ग को हैं। तब जाकर के हम मानेंगे कि समाज का और राष्ट्र का पुनर्निर्माण हो रहा है। यह समाज का निर्माण नहीं हो सकता कि एक आदमी 27 मंजिला भवन बना ले और अपने भवन के ऊपर हेलीकॉप्टर उतार ले और एक आदमी को 2 जून का भोजन न मिले। ये इस समाज के निर्माण की कल्पना हमारे क्रांतिकारियों ने नहीं की थी। इस समाज की कल्पना हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी नहीं की थी। इसलिए साथियों, एक बड़ा विषय था जिस पर हमने विस्तारित आपका ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया। साथियों, TUCC चूंकि हम 22-23 राज्यों में कार्यरत हैं, हम नौजवानों को भी अपनी लीडरशिप में लाने का हमारा प्रयास है। हमारे बहुत ही वरिष्ठ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि TUCC के संस्थापक सदस्यों में से भी एक हैं, मैं उनसे काफ़ी बाद में आया हूं TUCC में, लेकिन उन्होंने अपना पूरा जीवन ही लगाया TUCC के लिए। समर्पित कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने काम किया। ये बात अलग है कि वो ज़माना अलग था जब उनका समर्पण, उनका प्रयास, उनकी मेहनत रंग लाई और आज TUCC इस जगह पर स्थापित हुआ है। हम TUCC में नौजवानों को लाने के लिए TUCC यंग इंडिया का एक प्लेटफॉर्म हमने डेवलप किया है और हो सकता है कि इस साल के जून जुलाई तक हम उसका राष्ट्रीय अधिवेशन भी करेंगे। अब प्रश्न यह है कि ये जो संगठन का विस्तार आप करेंगे, ये तो आप कर ही रहे हैं। ये संगठन के विस्तार करने में हमारी जहां भी आवश्यकता आपको पड़ेगी, हमारी पूरी मदद आपके साथ होगी। जब जिस मुद्दे पर नवीन जी या और भी जो संगठन हमारे साथ जुड़े हैं उनको समस्या आएगी, न केवल हमारा मार्गदर्शन मिलेगा बल्कि प्रशासनिक सहयोग जहां भी हमें आवश्यक हुआ वो हम आपको उपलब्ध कराएंगे। एक बात जरूर इसके साथ जोड़ेंगे कि हमारे कुछ एक साथी आए हुए हैं जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर वाले ज़िलों पर रहते हैं, तो चूंकि लखनऊ से उनकी देखभाल करना, जैसे सहारनपुर है, शामली है, तो लखनऊ से उनकी देखभाल करना संभव नहीं है। ठीक है, वो प्रशासनिक रूप से उत्तर प्रदेश के साथ है, लेकिन सांगठनिक रूप से कामकाज जो है वो उत्तराखंड के हमारे जो साथी हैं वो देखभाल उनकी करेंगे, प्रशासनिक रूप से वो उत्तर प्रदेश के साथ जुड़े रहेंगे। तो इसलिए इस बात को भी मैं क्लियर आपके सामने कह दे रहा हूं कि इस पर चर्चा हमारी सेंट्रल कमेटी में, हमारे कोर ग्रुप में हुई है। अब यह है कि एक और विषय है जिसके लिए आज की ये बैठक आहूत की गई। वो विषय है कि हम एक राष्ट्रीय बैठक हरिद्वार की इस पवित्र तपोभूमि की धरती पर करना चाहते हैं, TUCC की। और ये बैठक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें देश के सारे राज्यों के प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित होंगे और उस बैठक में हम 2025 तक की पूरी रूपरेखा कि हमारे संगठन का विस्तार कैसे होगा, हम अपने विभिन्न राज्यों में जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको हम कुशल नेतृत्व देने के लिए कैसे तैयार करेंगे, हम डिजिटल प्लेटफॉर्म का कैसे उपयोग करेंगे, हम अपने लोगों को प्रशिक्षण से कैसे लैस करेंगे और हम अपने संगठन में महिलाओं को, नौजवानों को भागीदारी कैसे देंगे। एक बड़ा पहलू है। 21वीं शताब्दी में जब हम आगे बढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया में मजदूरों ने अपनी ताकत को इतना मजबूत किया कि वो देश के सत्ता के शिखर पर पहुंच गए और उन्होंने
देश की सत्ताओं में परिवर्तन किए हैं और न केवल सत्ता को दखल किया है बल्कि देश की दशा और दिशा को भी बदल दिया है। दुर्भाग्य से आज़ादी के आंदोलन में मजदूरों और किसानों ने जितनी मेहनत की थी, यहाँ राष्ट्र में जो काले अंग्रेज़ों की सरकारें आई, उन्होंने मजदूरों और किसानों को उनका जो उचित स्थान था समाज में वो नहीं दिया। लेकिन वो तो उनकी अपनी नीति थी जिसके तहत वो चले। आज हम जिस नीति के लिए की बात कर रहे हैं उस नीति में यही है कि हमको मजदूरों को संगठित करना है और 21वीं शताब्दी में मजदूरों का इस राष्ट्र में जो योगदान है उतना ही, जब हम ये कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, हमेशा लोग नारा लगाते हैं, तो हमारे कहने का मतलब है जब 54 करोड़ मजदूर है इस देश में तो उतने ही 54 करोड़ का जो अंश होता है उतने ही अंश के लोग तो राज्य की विधानसभाओं में होने चाहिए, देश की लोकसभा में होनी चाहिए, देश की राज्यसभा में होने चाहिए। ऐसा क्यों नहीं है? क्यों केवल वो लोग आ रहे हैं जो पूंजीपतियों के प्रतिनिधि हैं, वही क्यों आएंगे? वही क्यों लोकसभा में रहेंगे? वही क्यों राज्यसभा में रहेंगे? वही क्यों विधानसभा में रहेंगे? वही क्यों विधान परिषद में रहेंगे? मजदूर और किसानों के प्रतिनिधि कहां जाएंगे? इसलिए ये जो राष्ट्रीय बैठक होगी ये एक बड़ा चिंतन शिविर होगा और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। स्वाभाविक रूप से चूंकि इसका आयोजन हरिद्वार में होना है तो इसकी बृहद जिम्मेदारी नवीन जी को लेनी पड़ेगी और जो कुछ संगठन यहाँ हमारे काम कर रहे हैं TUCC के अंदर, उनको साथ लेकर बीच में एक बैठक आप कर लें अगले 10-15 दिन के अंदर और एक स्वागत समिति का गठन कर लें। उसमें 21-25 जो भी संख्या आपको उचित लगे, एक स्वागत समिति गठन करके उसकी पूरी तैयारी शुरू कर लें। डेट जो सम्मेलन की होगी, सम्मेलन ये जो मीटिंग होगी ये कम से कम 2 से 3 दिन की मीटिंग हो सकती है। जैसे आज दोपहर को शुरू हुई 2 बजे से, आज रात को ख़त्म हुई, कल पूरी दिन हुई, परसों दोपहर को ख़त्म हो जाएगी। तो अगर वैसे दिन कैलकुलेट करें तो 2 ही दिन होगा, लेकिन इंगेजमेंट 3 दिन का होगा। तो इस तरह से हम लोग प्रयास करेंगे। उसमें आप लोगों को मिलजुल करके जो स्वागत समिति बनेगी उसके लिए तैयारी करनी है। तो आपके लिए 3 जिम्मेदारियां हो गई। एक तरफ निर्माण का काम, निर्माण मजदूरों के हित वाला काम तो जो आप कर रहे हैं वो करेंगे। दूसरी तरफ जो मिशन 1 करोड़ का टारगेट आपके लिए दिया हुआ है उसमें 2 लाख की मेंबरशिप आपको असंगठित मजदूरों की करनी है उत्तराखंड में, वो एक काम आपको करना है। और तीसरा काम है जो कि राष्ट्रीय जो समिति की बैठक यहाँ होने वाली है उसका पूरा अरेंजमेंट आपको करना है। सेंटर की तरफ से जो चीज़ें आवश्यक होंगी वो हम प्रदान करेंगे। राज्य की तरफ से जितना ज़्यादा आप लोग सहयोग कर सकते हैं आप देख लीजिए, आप बता देंगे कि हम ये चीज़ें हम आपस में हम कर लेंगे और बाद बाकी जो चीज़ें बच जाएंगी उस पर केंद्रीय कमेटी अपना विचार करेगी कैसे उसको करेगी। लेकिन इसको करना है क्योंकि ये जो हमारा चिंतन शिविर होगा, ये चिंतन शिविर आप मान लीजिए कि इस हरिद्वार की पवित्र धरती से हम एक नए युग की शुरुआत करने के लिए आगे बढ़ेंगे और वो युग में आपका बहुत बड़ा योगदान होने वाला है, आपको बहुत बड़ा स्थान मिलने वाला है। इसलिए आप ये मान के चलें कि आप एक ऐतिहासिक कार्यक्रम के साक्षी बनने जा रहे हैं और ये ऐतिहासिक कार्यक्रम न केवल हमारे संगठन को विस्तार देगा बल्कि भारत में श्रमिक जगत में एक नई बुनियाद की संरचना तैयार होगी और वो बुनियादी संरचना इस राष्ट्र के मजदूरों के भविष्य की नई रूपरेखा, नया रोड मैप तैयार करेगी। इसलिए साथियों, मेरा ये कहना है कि आप लोग सक्रिय रूप से हर मुद्दों पर गंभीरता के साथ विचार विमर्श करें, चर्चा करें। आपको अगर कहीं कोई भी आवश्यकता लगती है, जहां हमारे मार्गदर्शन की आवश्यकता है, हमारे प्रशासनिक सहयोग की आवश्यकता है या अन्य किसी सहयोग की आवश्यकता है, हम पूरी तरह से आपके साथ तैयार हैं। जैसे राज्य के हमारे 20 अन्य राज्य काम कर रहे हैं वैसे उत्तराखंड भी 21वें राज्य के रूप में हमारा काम करेगा और हम आपको भरोसा दिलाते हैं
कि आपके इस विस्तारवाद में और आपके इस संगठन के को एकत्रीकरण करने के काम में हम हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी हमारे इस प्रस्ताव को मंजूर करेंगे और इस काम को आगे बढ़ाएंगे। साथियों, ज़्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे, लेकिन जो राष्ट्रीय बैठक होगी उसके 2-3 पहलू पर जरा मैं आपको चर्चा कर लूँ। चूँकि पूरे देश के प्रतिनिधि उसमें भाग लेंगे, तो 150-200 लोगों का आगमन यहाँ होगा। कुछ लोग हो सकता है कि वर्चुअली भी जुड़े, आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म का युग है, तो 150-200 लोग आएंगे। उसका खर्च का मामला है, तो उसमें क्या क्या खर्च आप बियर कर पाएंगे वो आप देख लीजिए, आपस में चर्चा करके हमें बता दीजिए। उसके लिए आपके स्वेच्छा सेवक होने चाहिए, वॉलंटियर्स होने चाहिए, जो जैसे मान लीजिए कि एक कमेटी होगी जो स्टेशन से लोगों को रिसीव करके जहां उनका रुकना है वहां ले आएगी। एक कमेटी होगी जो हॉल की देखभाल करेगी, हॉल में पानी सप्लाई करना, चाय वगैरह हेन तेन। एक कमेटी होगी जो उनका भोजन वगैरह का अरेंजमेंट करेगी। एक कमेटी होगी जो गाड़ियों का अरेंजमेंट करेगी, लोगों को ले जाना ले आना ये सब काम करेगी। तो इस तरह से ये 3-4 कमेटियाँ होंगी। तो ये आपके लिए एक नया काम होगा, और इस नए काम में जो लोग भागीदारी कर लेंगे, ये आप समझ लीजिए कि आपको एक नई ऊर्जा मिलेगी वहाँ से अपने संगठन को आगे बढ़ाने में, क्योंकि काम का दायरा धीरे धीरे बढ़ेगा। हम ये जरूर आपको कहेंगे कि चर्चा कर रहे थे हमारे अध्यक्ष जी कि इस राष्ट्रीय बैठक के बाद जो दूसरा आपका काम होगा कि आपके लोगों को प्रशिक्षण देने का। शिक्षण और प्रशिक्षण, शिक्षण और प्रशिक्षण 2 चीजें होती हैं। शिक्षण देने का भी काम हम करेंगे और प्रशिक्षण देने का भी काम हम करेंगे। तो दोनों मुद्दों पर हम लोग काम आगे बढ़ाएंगे, और इस साल के आखिर तक जो आज ये ताकत है, ये ताकत कम से कम नेताओं की ताकत में 10 गुना की वृद्धि हो जाएगी, जो मुझे लगता है। और मेंबर्स का तो टारगेट आपको दिया ही हुआ है। तो निश्चित रूप से हम उत्तराखंड में एक नए इतिहास को रचने के लिए आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोग दूर दूर से आए हैं और एक बड़े ही कम समय में इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज आपने किया है। इसके लिए मैं आप सभी लोगों को केंद्रीय कमेटी की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि भविष्य में हम आपका पूरा सहयोग करेंगे और आप आगे बढ़िए। हमें पूरा भरोसा है कि आप यहाँ के इतिहास को बदलने में कामयाब होंगे। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।